हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू क्लैट पॉइंट करंट अफेयर। क्लैट पॉइंट की करंट अफेयर सीरीज में आप सबका स्वागत है। सो आपको ये इन्फॉर्मेशन के लिए क्लैट पॉइंट के जीके बूस्टर सेशन के लिए आप इस मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं और आप हमसे पर्सनल मेंटरशिप भी ले सकते हैं। ठीक है, मेल आईडी पे आप हमें मेल कीजिए एंड आपको बाकी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। सो आज के टॉपिक जो हमारा करंट अफेयर का डिस्कशन है वो है OALP। इसका मतलब क्या है OALP का? दैट इज ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी। ठीक है, बहुत आउट ऑफ द बॉक्स टॉपिक है, मतलब काफी टेक्निकल टॉपिक समझ में आ रहा है। तो आज के करंट अफेयर में हम इसी को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। पहली बात ये समझते हैं कि इंपॉर्टेंट क्यों है। इंपॉर्टेंट ये है बिकॉज ये बहुत बड़ा एक कंपोनेंट है मोदी जी की इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का, वो भी हम देखेंगे। या कहना चाहिए वन ऑफ द सक्सेसफुल कंपोनेंट है मोदी जी के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का, तो वो हमें समझना है। दूसरा, ये एनर्जी सेक्टर में काम करता है, ऑयल और गैस के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए। और ये इकोनॉमिकली एक अच्छा एक ये तो गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट की अप्रोच दिखती है किसकी? मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस की। ठीक, तो ये अप्रोच दिखती है जो गवर्नमेंट मोदी जी हर बार बोलते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसकी अप्रोच दिखती है। ठीक है, तो इसको समझते हैं। तो गवर्नमेंट ने भाई, न्यूज क्या है, नवंबर की न्यूज है, कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सेरेमनी फॉर एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ब्लॉक्स अवॉर्डेड अंडर द OALP राउंड 5 मार्केट फ्रेंडली OALP इज ड्राइविंग द सेल्फ रिलायंस इन द एनर्जी सेक्टर। हमारे मिनिस्टर बोल रहे हैं, मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के। फिर किसको किसको मिली है? कुछ कंपनी है आपकी ONGC को मिला है और कुछ ऑयल इंडिया को मिला है। इस पे हम वापस भी आएंगे। तो भाई ये है कि भाई 11 ब्लॉक्स हैं और कुछ ऑयल इंडिया को मिले हैं और कुछ ONGC को मिले हैं। चलिए, अब सबसे पहले समझते हैं ये ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी है, ये ओवरऑल किस पॉलिसी का पार्ट है? ओवरऑल ये पॉलिसी का पार्ट है हेल्प। ठीक है, हेल्प पॉलिसी का पार्ट है जो 2016 में लाई गई थी। ये एक बहुत ही जेन्युइन रिफॉर्म है जो मोदी सरकार लेकर आई है। हेल्प के बाकी कंपोनेंट भी हैं, वो हमें सारे कंपोनेंट समझने हैं। तो सेशन के एंड होने तक हमें समझ में आना चाहिए कि हेल्प क्या है, हेल्प के सारे कंपोनेंट क्या हैं, हेल्प से पहले क्या पॉलिसी थी, उसमें दिक्कतें क्या हैं, और अभी की जो पॉलिसी है, अच्छी अच्छी बातें तो बहुत हैं, बट उसमें एक दो इश्यूज और क्या आ रहे हैं। चलिए, उससे पहले शुरू करते हैं एक बैलेंस ऑफ पेमेंट। ज्यादा नहीं डिस्कस करेंगे, ये आपके इकोनॉमी का कोर कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान से शब्दों में समझाऊं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है कि भाई आप किसके दो साइड होते हैं, करंट अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। हमें करंट अकाउंट पे फोकस करना है। इसका मतलब ये है कि बेसिकली भारत बाकी कंट्रीज से किस तरीके से डील कर रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स में, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स में, है ना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स में कह लीजिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स में कह लीजिए। तो बेसिकली डॉलर और रुपी का जो एक्सचेंज रेट है कि $1 कितने रुपी के बराबर होगा, वो बेसिकली किस चीज पर डिपेंड करता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट पे। कभी हम डॉलर और रुपी पे कोई सेशन करेंगे करंट अफेयर का, तो हम इसमें और डिस्कशन करेंगे। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो पार्ट जैसे मैंने आपको बताया, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में आपका गुड्स आ जाएंगी, जो विजिबल पार्ट में आता है, इनविजिबल पार्ट में सर्विसेज आती हैं, और बाकी जो रिमिटेंसेज, जैसे जो मान लीजिए गल्फ में कई लोग गए हैं, वो अपने घर में पैसा भेजते हैं, उसको रिमिटेंसेस बोलते हैं, डोनेशन, गिफ्ट। फिर इनकम, प्रॉफिट, डिविडेंड क्या होते हैं? जैसे भारत की कोई कंपनी, मान लीजिए यूके में आपके रतन टाटा ने जैगुआर को ऑक्यूपाई किया है ना, तो जैगुआर का जो प्रॉफिट होगा वो भारत आएगा, तो वो क्या हो गया? भारत में इनकमिंग मनी है। इसी तरीके से समझ लीजिए कि भारत में भी लेट्स से केन्या की किसी कंपनी ने कुछ इन्वेस्ट किया है, तो वहां से जो प्रॉफिट जाएगा वो केन्या में वापस जाएगा। टेक्निकल टॉपिक है, इतना आपको दिमाग नहीं लगाना है, बस इतना समझना है कि बेसिकली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स की बात है। और जब करंट अकाउंट में हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, मतलब हम मंगाते ज्यादा हैं और एक्सपोर्ट्स कम करते हैं, तो उसको बोलते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। ये बहुत कॉमन टर्म है, करंट अकाउंट डेफिसिट, CAD, कैड। तो कैड बहुत बुरी चीज है एक्चुअली। तो ये कैड बुरी चीज क्यों है? कैड किसी भी कंट्री के मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, मतलब कि एक कंट्री कितना अच्छा कर रही है बुरा कर रही है, उसको देखने का नजरिया होता है कि किस कंट्री का कैड कितना ज्यादा या कम है। जैसे चाइना जैसी कंट्री है, चाइना सबको पता है कि वो क्या करती है, एक्सपोर्ट्स बहुत करती है, तो उसमें करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं होता, उसके में क्या होता है, करंट अकाउंट सरप्लस होता है, क्योंकि वो एक्सपोर्ट्स बहुत कर देती है चीजों का, है ना।
तो चाइना में क्या है, करंट अकाउंट सरप्लस है, बट भारत में क्या है, करंट अकाउंट डेफिसिट है। उस डेफिसिट का सबसे बड़ा जो पार्ट है वो दो पार्ट है, एक जो ऑयल इंपोर्ट होता है और दूसरा गोल्ड इंपोर्ट, जो सोना हम इंपोर्ट करते हैं और एक गोल्ड इंपोर्ट करते हैं। तो अगर सरकार को, हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं धीरे धीरे, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में देखा, बैलेंस ऑफ पेमेंट एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट में देखा, करंट अकाउंट में जब डेफिसिट होगा, हम इंपोर्ट ज्यादा करेंगे एक्सपोर्ट्स कम करेंगे, तो क्या होगा, करंट अकाउंट डेफिसिट होगा, जो कि एक अच्छी चीज नहीं है। तो उसको कम करने के लिए हमें अपने इंपोर्ट्स को कम करना है। इंपोर्ट्स को कम करने के लिए उसी चीज के इंपोर्ट को कम करना है जो सबसे ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं। सबसे ज्यादा हम मनी वाइज ऑयल और गैस इंपोर्ट कर रहे हैं, और उसके अंदर एक पॉलिसी आती है कि हमें फिर अगर हमें इंपोर्ट कम करना है तो यूज तो हम करेंगे ही करेंगे, यूज हमारा कांस्टेंट है या इंक्रीजिंग है, और हमें इंपोर्ट कम करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, लॉजिकली हमें क्या करना पड़ेगा, अपना प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग भारत के अंदर की बढ़ानी पड़ेगी कि भाई इंडिया के अंदर ऑयल और गैस प्रोड्यूस हो। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में आपकी पॉलिसीज हैं नेल्प और हेल्प। चलिए, उससे पहले बस एक और आइडिया ले लेते हैं कि भारत में ऑयल और गैस के रिजर्व्स बेसिकली कहाँ कहाँ हैं। तो देखिए, कुछ रिजर्व हैं जो ऑलरेडी हैं और जहां प्रोडक्शन हो रहा है, जैसे आपने सुना होगा बॉम्बे हाई, मुंबई ऑफशोर, ये एरिया बॉम्बे है, बॉम्बे हाई ऑफशोर बोलते हैं, मतलब कि ये लैंड के बाहर पानी के अंदर होता है, बॉम्बे हाई बड़ा फेमस है। सिमिलरली ये कृष्णा गोदावरी बेसिन, ये भी बहुत फेमस है। एक आसाम की बेल्ट है, यहाँ पे एक फेमस ऑयल रिफाइनरी है डिगबोई, राइट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है आपका प्रोडक्शन के लिए। तो ये वो एरिया है जहाँ पे ऑलरेडी पता है, और यहाँ पे जैसे राजस्थान का एरिया है। फिर कुछ एरिया है जहाँ पे पता है कि हाइड्रोकार्बन है बट उनको भी प्रयोग में नहीं लाया जा रहा है, जैसे अंडमान निकोबार हो गया, आपका गुजरात का कच्छ का एरिया हो गया, आपका कुछ एमपी का एरिया हो गया। थर्ड वो एरिया है जहाँ पे अभी हमें ये भी नहीं पता है कि हाइड्रोकार्बन है कि नहीं है। ठीक है, तो ये हाइड्रोकार्बन का ओवरऑल सिनारियो है। इसके बारे में आपको जानकारी इसलिए होनी चाहिए बिकॉज ऑयल और गैस एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजर्व हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये एरियाज हैं जिनके बारे में हमें एक ब्रीफ आइडिया बिल्कुल होना चाहिए। चलिए, अब भाई मोदी जी ने टारगेट दिया कि भाई हमें अपनी ऑयल हम जितना कर रहे हैं उसको हमें 2015 में जितना इंपोर्ट कर रहे थे हमें 2022 तक कम से कम 10% उसमें से कटौती करनी है। मान लीजिए 2015 में हम लेट से 100 लीटर कर रहे थे, मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, तो 2022 तक हमें उसको 90 लेकर आना है। अब यूज तो बढ़ना ही बढ़ना है, डेमोग्राफिक डिविडेंड है, इतने ज्यादा यंग लोग हैं, सब गाड़ी खरीद रहे हैं। तो भाई क्या किया जाए, मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ाना है। अब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए मोदी सरकार पॉलिसी में चेंज लेकर आई। ठीक, उससे पहले समझते हैं क्या पॉलिसी रही होगी। 1947 से 1990, मतलब कि जब भारत में क्या था, एक मिक्स्ड इकोनॉमी थी जहां पे सोशलिस्ट लीनिंग थी इकोनॉमी की, जहां पे इतने रिफॉर्म्स और ये प्राइवेट सेक्टर इतना बड़ा रोल नहीं प्ले कर रहे थे। तब की इकोनॉमी नॉमिनेशन एरा था कि भैया आपने ये देखा, भारतीय सरकार को लगा यहाँ से निकाल सकते हैं, तो एक कंपनी को पकड़ा, पीएसयू को, पब्लिक सेक्टर यूनिट को, और कहा कि भाई जाओ यहाँ पे गैस निकालो। नॉमिनेशन एरा था। फिर जब हम एलपीजी रिफॉर्म हमने लिए, फिर हमको प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करना था क्योंकि स्टेट को क्या करना था, अपना इन्वॉल्वमेंट कम करना था। तो फिर कई साल तक थोड़ा कंफ्यूजन चलता रहा इस एरिया में। फिर भारतीय सरकार लेकर आई 1996 में नेल्प, NELP, न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी। इसके तहत काफी साल तक, फ्रॉम 1997 से 2016 तक ये पॉलिसी चली। इस पॉलिसी के कई अच्छी बातें भी थी उस समय के हिसाब से, भाई प्रीवियसली कंपेयर करें तो कई अच्छी बातें थी, बट इस पॉलिसी में कई दिक्कतें भी थी, वो हम दिक्कतें समझेंगे। उन दिक्कतों के बाद महसूस की, और उसके बाद मोदी सरकार 2016 में क्या लेकर आई, हेल्प, हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी। सो नेल्प से हम हेल्प की तरफ मूव कर गए। चलिए, तो पहले समझते हैं कि नेल्प में दिक्कत क्या थी। इसका सबसे जो बड़ा एक इशू था वो डिस्कस कर लेते हैं, उसको बोलते हैं प्रोडक्शन शेयरिंग फॉर्मूला। इसमें आप समझिए है क्या, आपको खुद समझ में आएगा। इसमें यह है कि भाई आपने के कंपनी सी को कह दिया कि भाई इस जगह पे एक्सप्लोरेशन होना है, और गो एंड एक्सप्लोर। तो भाई पहले वो एक्सप्लोर करेगी, फिर प्रोड्यूस करेगी। ठीक, अब एक्सप्लोर करने में पैसा लगा, प्रोड्यूस करने में पैसा लगा, फिर उसने मान लो प्रोड्यूस करना शुरू किया और उसके काफी समय बाद प्रॉफिट आएगा। भाई स्टाफ रखेगा, ये रखेगा, मशीन लाएगा, तो पैसा लगेगा, उसके कुछ समय बाद प्रॉफिट आएगा।
तो ये पॉलिसी ये कहती थी लोगों को प्रमोट करने के लिए कि जब प्रॉफिट आ जाए उसके बाद गिव गवर्नमेंट को रेवेन्यू आप दीजिए आफ्टर यू अटेन अ प्रॉफिट। समझिएगा, तो जब तक आप प्रॉफिट नहीं अटेन कर रहे हैं तब तक आपको हमें कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। यू नीड नॉट गिव अस एनीथिंग। गवर्नमेंट इसलिए क्या होगा कि भाई लोग प्रमोट करेंगे, लेकिन आप इसमें समझिए मैनिपुलेशन भी होगा। इसमें कंपनियां क्या करेंगी, जो किया कंपनियों ने क्या किया कि भाई हम अपने प्रोड्यूस को, या प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा खुद सोचिए, टोटल टोटल जब फाइनल प्रोडक्ट जो बेच रहे हैं सो सेलिंग प्राइस माइनस द कॉस्ट प्राइस या इनपुट प्राइस, कि भाई इनपुट में कितना खर्चा लगा और सेलिंग प्राइस। तो कंपनी क्या करने लगी, मैनिपुलेट करने लगी अपने प्रॉफिट को। कंपनी ने क्या किया कि भाई हम कभी प्रॉफिट में है ही नहीं, हमारा प्रॉफिट ऑलमोस्ट जीरो है। कैसे, इनपुट की कॉस्ट बढ़ा के, कि भाई हमारे हमने इतने स्टाफ एक्स्ट्रा रख लिया, या हमारे मालिक चले गए हेलीकॉप्टर से इधर उधर, हमने 2 हेलीकॉप्टर खरीद लिए, तो हम कभी प्रॉफिट में आए नहीं। जब हम कभी प्रॉफिट में आए नहीं तो हमें गवर्नमेंट को कोई पैसा देना नहीं। तो ये इस तरीके का सरकारों ने कंपनियों ने घपला करना शुरू किया। अब भाई सरकार ने क्या बोला कि हम भी भैया आपको चेक करेंगे, तो उन्होंने भाई इंस्पेक्टर भेजना शुरू किया चेक करने के लिए आपकी अकाउंट बुक्स। तो इसको ही क्या बोलते थे, इंस्पेक्टर राज। क्योंकि इंस्पेक्टर राज इस चीज के लिए नहीं यूज होता, बट ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अगेंस्ट है। अब ये क्या करेगा, इंस्पेक्टर जाके चेक करेगा, तो वो क्या कहेंगे, इंस्पेक्टर साहब आप थोड़े पैसे ले लो, ब्राइब खिलाएंगे इसको, और वो भी चंगा वो भी चंगा। तो अल्टीमेटली घाटा किसका हुआ, अल्टीमेटली घाटा हुआ गवर्नमेंट का, घाटा कंपनी का भी हुआ, क्योंकि कंपनी यहाँ पे इफिशिएंटली काम नहीं कर रही है। जो मार्केट सिद्धांत होते हैं उनके हिसाब से कंपनी काम नहीं कर रही है। सो ये ओवरऑल एक प्रोसेस था, उसमें ज्यादा कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए सरकार को लगा कि भाई नेल्प ने काम अच्छा नहीं किया। इसके अलावा और भी दिक्कतें थी। चलिए, पहली बात, नेल्प में अच्छी बात ये थी कि बिडिंग और ऑक्शन के तहत अब मिलेगा, तो नॉमिनेशन एरा का एंड आया। क्योंकि नॉमिनेशन एरा में भी बहुत ज्यादा करप्शन हुआ करता था, तो चलो बिडिंग और ऑक्शन होगा तो ट्रांसपेरेंसी तो है ही कम से कम, तो ये तो अच्छी बात है। फिर ये दिक्कत आई, सेपरेट लाइसेंस रिक्वायर्ड फॉर ईच टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन। इसका क्या मतलब है, अब एक जगह पे जहां एक्सप्लोरेशन हो रहा है वहां पे ऑयल भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, कोल्ड बेड मीथेन भी हो सकती है, कई चीजें हो सकती हैं। तो भाई कंपनी को सरकार के पास हर बार अलग अलग चीज के लिए लाइसेंस लेने जाना पड़ता था। और जब खुद सोचिए अलग अलग बार हर चीज के लिए लाइसेंस लेने जाना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली क्या लगेगा, लाइसेंस फीस लगेगी। बार बार जाना पड़ेगा तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है। बार बार जाना पड़ेगा, हो सकता है वहां जो आईएएस ऑफिसर बैठा हो या बाबू बैठा हो कि भैया हम तुम्हें देंगे कि तुम्हें देंगे, तो उसमें क्या हो जाए, करप्शन हो जाए। वो कहेगा नहीं, पैसे जो हमें अच्छे देगा हम उसको देंगे। प्लस ये भी हो सकता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में ऑयल का किसी को मिला और गैस का किसी और को मिला, तो क्या हो जाए, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। तो ये सब समस्याएं देखी गई। इसकी वजह से क्या हुआ कि कई लोग आए नहीं इसके इनवाइटीज में। जब ये बिडिंग और ऑक्शन खोलते थे तो कोई लोग आते नहीं थे। फिर इन नेल्प में हमने क्या देखा, प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट की हमने पढ़ा, तो उसमें अकाउंट मैनिपुलेशन और प्रॉफिट्स का दिक्कतें हुई। प्रोडक्शन ये कम कर देते थे जब ग्लोबल प्राइसेस कम होते थे। क्यों, क्योंकि जब ग्लोबल प्राइसेस कम होंगे तो सस्ता मंगाना आसान है रादर देन प्रोड्यूस करना। ये भी एक दिक्कत थी। मंगाने में कोई दिक्कत नहीं है, बट वो हमारे इंपोर्ट बिल को बढ़ा रहा है, तो ये दिक्कत हुई। और एक बार किसी प्रोडक्शन को बंद कर देना कुछ समय के लिए, फिर चालू करना बहुत टफ होता है। अगर वो प्रोसेस में चल रहा है तो अच्छी बात है। फिर भाई लेस प्रॉफिट था, इंस्पेक्टर राज आया, उसकी वजह से हम इसको पढ़ चुके हैं, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस काफी कम था, ये हमें समझ में आ चुका है। इसलिए मोदी सरकार लेकर आई हेल्प। ठीक है, उसमें जो सबसे बड़ा परिवर्तन किया गया उसमें उन्होंने फॉर्मूला क्या यूज किया, रेवेन्यू शेयरिंग फॉर्मूला रादर देन प्रॉफिट शेयरिंग फॉर्मूला। अब रेवेन्यू शेयरिंग फॉर्मूला क्या है, ये कहता है कि भाई आपने जितना खर्चा किया ठीक है, लेकिन जिस दिन आपने प्रोडक्शन करना शुरू किया, द डे यू स्टार्ट प्रोडक्शन, प्रॉफिट से मतलब नहीं है। आप प्रॉफिट में हो और चाहे नहीं हो, जब से आपने प्रोडक्शन करना शुरू किया, आपको तुरंत का तुरंत गवर्नमेंट को उसका रेवेन्यू देना चालू करना पड़ेगा। वो कम हो ज्यादा हो डजेंट मैटर। इसका मतलब कि आपको तुरंत इमीडिएटली आपको गवर्नमेंट को पैसा देना शुरू करना होगा। सो गवर्नमेंट शैल एक्योर्स इमीडिएटली ऑन द प्रोडक्शन, अनलाइक द कॉस्ट रिकवरी जो आपका नेल्प में था पहले। कॉन्ट्रैक्टर फर्स्ट क्लेम इट कॉस्ट बिफोर स्प्लिटिंग द लेफ्ट ओवर प्रॉफिट्स। दूसरी जो अच्छी बात हुई कि यूनिफाइड लाइसेंस फॉर ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन, हर हाइड्रोकार्बन के लिए एक ही लाइसेंस की पॉलिसी अपनाई गई।
इसका मतलब ये था कि चाहे कोल्ड बेड मीथेन हो, चाहे वो आपका कोल हो या आपका लेट से ऑयल हो, गैस हो, सबके लिए एक ही पॉलिसी। तो एक ही इंसान, एक ही जो कंपनी है वही सब कुछ करेगी। तो उससे क्या होगा, वो भी अपना इकोनॉमी ऑफ स्केल देख सकती है, अच्छे से एक्सप्लोर कर सकती है बाकी एरिया को भी, कि मान लो हल्का सा भी कोल्ड बेड मीथेन मिल रहा है तो उसको भी निकाल लेते हैं, क्योंकि कंपनी को तो प्रॉफिट से मतलब है। एक इंपॉर्टेंट जो हमारा आज का टॉपिक था वो था OALP, ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी। इसका क्या मतलब है इसको समझेंगे। फिर थोड़ी फ्रीडम दी गई प्राइसिंग और गैस में भी। तो हमने यूनिफॉर्म लाइसेंसिंग पढ़ लिया, रेवेन्यू शेयरिंग पढ़ लिया, प्राइसिंग में उनको हेल्प दी गई। मान लीजिए जहां पे डिफिकल्ट तरीके से एक्सप्लोरेशन है वहां पे गवर्नमेंट क्या लेगी, रॉयल्टी कम लेगी। जहां पे थोड़ा सा इजी है वहां गवर्नमेंट ज्यादा पैसे लेगी। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने उनको भी कहा कि भाई आप डिफिकल्ट एरिया में भी जाके आप एक्सप्लोर करो, ऐसा ना हो कि आप इजी इजी जगह पे ही एक्सप्लोर करो, ऑल्सो एक्सप्लोर इन द टफ एरियाज। अब हमें ये दो चीज समझनी है भाई कि ये नेशनल डेटा रिपोजिटरी और ये ओपन एक्रेज पॉलिसी क्या है। ओपन एक्रेज पॉलिसी काफी आसान है, इसको समझते हैं पहले। सो ओपन एक्रेज पॉलिसी ये कहती है कि भाई एक तरीका तो ये है कि गवर्नमेंट ने देखा कि भाई यहाँ पे पोटेंशियल है, ये एक पोटेंशियल है, और गवर्नमेंट ने एक डेट बनाई कि भाई हम 21 तारीख को, लेट्स से 21 को हाइपोथेटिकली हम ऑक्शन करेंगे। एक तरीका ये है। एक तरीका ये है, तो ये हुआ आपका पहले जैसे होता था बिफोर। एक तरीका ये है कि भाई आप तुरंत गए, आप एक कंपनी हो, आपने अपना प्राइवेटली आपने एक्सप्लोर किया, आपने अपनी रिसर्च की और आपने आइडिया लगाया कि भाई इंडिया में लेट्स से इस जगह पे ऑयल और गैस मिल सकती है। तो आपने क्या किया, अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंट आपने गवर्नमेंट को दिया। आपने बताया कि भाई हम यहाँ पे करना चाहते हैं। इसका मतलब आप अपनी तरफ से ये बात कह रहे हैं, ना कि वी आर नॉट वेटिंग फॉर द गवर्नमेंट टू डिक्लेयर द राउंड्स। आप अपनी तरफ से आप ये राउंड बना रहे हो। समझ में आया? तो आप अपनी तरफ से एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंट करोगे, फिर गवर्नमेंट देखेगी उस जगह को, फिर उसके लिए बिड्स ओपन करेगी और उसको जिसको मिल जाएगा उसको मिल जाएगा। पॉइंट ये है कि यहाँ पे कंपनीज को फ्रीडम दी गई, कंपनीज को बोला गया कि आप एक्सप्लोरेशन के लिए खुद से ही आप सोच सकते हो। So companies can put in, companies are allowed to carve out areas they want to explore oil and gas. Companies can put an expression of interest for any year throughout the year, but such interest 3 बार ही accumulate होंगे। ऐसा नहीं कि हर बार गवर्नमेंट अलाउ करेगी, बट हाँ आप करते रहिए और 3 बार गवर्नमेंट उसको चेक कर लेगी, फिर उसको ऑक्शन पे रख देगी। अब आप समझेंगे कि इससे फायदा कितना है। इससे फायदा ये है कि जब कंपनी अपनी तरफ से काम करेंगी तो आपका जितना एक्सप्लोरेशन का पोटेंशियल है वो बढ़ जाएगा। जैसे पहले 80,000 स्क्वायर किलोमीटर करीब करीब होता था एक्सप्लोर, अब वो करीब 2,37,000 स्क्वायर किलोमीटर का अभी एक्सप्लोरेशन हो रहा है। तो पॉइंट ये है कि इसने क्या किया, इसने कंपनीज के लिए ओपन किया मार्ग कि वो जाके खुद से अपने रिसर्च डेवलपमेंट खुद से लगा के एरियाज ढूंढे। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट का क्या है, हमने पढ़ा। गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई 10% कम करना और हमें अपना करंट अकाउंट डेफिसिट को रिड्यूस करना है ना, इंपोर्ट्स कम से कम कर रहे हैं। तो ये जो फायदा हुआ ये एक अच्छी चीज हुई। तो OALP has helped in removing the red tapeism and brought a quantum jump in the exploration and the production sector. ठीक है, उसने एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन सेक्टर में क्वांटम जंप लेकर आया है OALP। चलिए एक छोटी सी चीज पढ़ लेते हैं। अब बात आती है कि ये जो कंपनी है इनको भाई कुछ तो गवर्नमेंट के सपोर्ट की जरूरत होगी। उनको भाई कहाँ सेडिमेंट्री बेसिन है, गवर्नमेंट ने कितना काम किया है, गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कितना एक्सप्लोर कर रखा है, किस जगह पे कितने सेडिमेंट्री बेसिन है, गवर्नमेंट ने कितना भाई कि इस जगह पे इतना पोटेंशियल है। तो वो सब जो डेटा है वो देने के लिए इनको कंपनीज को गवर्नमेंट ने बनाई नेशनल डेटा रिपोजिटरी। इसमें क्या होगा, डेटा होगा सारा जो इनके लिए कंपनीज के लिए ओपन होगा। तो बिडर कंपनी जो इंडियन या फॉरेन भी हो सकती है, वो डेटा को स्टडी करके क्या करेगी, एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी करेगी जो हमने पढ़ लिया। तो डेटा रिपोजिटरी क्या है, डिजिटल इंडिया के तहत डेटा रिसोर्स है, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो भाई अगर हम ओवरऑल कंपेयर करें NELP और OALP को, तो ये आपके चेंजेस हैं। ठीक है, जैसे प्री NELP ये है आपका प्रोडक्शन शेयरिंग फॉर्मूला है। ये आपका क्या है, हाइड्रोकार्बन पॉलिसी 2016 में आई। सिंगल लाइसेंस आपको कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल दोनों के लिए मिलेगा। अनकन्वेंशनल मतलब कोल्ड बेड मीथेन जैसे, कन्वेंशनल तो ऑयल और गैस हो ही गए।
ठीक है, फ्रीडम टू कार्व आउट ब्लॉक्स, ओपन एक्रेज पॉलिसी, ठीक है, फुल मार्केटिंग एंड प्राइसिंग फ्रीडम, लो रेगुलेटरी बर्डन, तो ये सब आपके फायदे हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने बताया था कि मोदी सरकार का ये एक बहुत ही जेन्युइन रिफॉर्म है। अपार्ट फ्रॉम जितना भी क्रिटिसिज्म हो जीएसटी का, कितना भी क्रिटिसिज्म हो आपके डिमोनेटाइजेशन का, या किसी भी, बहुत सारे रिफॉर्म्स हैं, बट ये वन ऑफ द जेन्युइन रिफॉर्म्स है जिसने रियली में गवर्नमेंट को हेल्प किया है। ठीक है, और चूंकि ये एरिया बहुत सेंसिटिव है, कौन सा एरिया, ऑयल और गैस का एरिया, जहां से हम बहुत इंपोर्ट करते हैं, तो इसलिए ये इसकी सिग्निफिकेंस और भी ज्यादा हो जाती है। चलिए, अब हमने ये बिड देखी थी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में। अब अगर बिड देखिए तो बिड में क्या एक आपको कॉमन चीज मिलेगी कि भाई इसमें पीएसयूज ही बिड कर रही हैं। यहाँ पे आपको कौन नहीं मिलेगा, प्राइवेट सेक्टर या फॉरेन कंपनीज। तो ये अभी के अगर हम चैलेंज की बात करें कि भाई एनईएलपी में भी, सॉरी एचई हेल्प में भी क्या चैलेंज है अभी कि भाई आपके प्राइवेट सेक्टर या फॉरेन प्लेयर्स अभी नहीं आ रहे हैं। ऐसा इस वजह से है क्योंकि अभी ये नई नई पॉलिसी है, 3 ही 4 साल हुए हैं, तो थोड़ा टैक्स को लेके अभी स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है, रेगुलेटरी क्लियरेंस को लेके अभी स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है। ठीक है, तो इसको लेके अभी कुछ चीजें क्लियर नहीं है, तो जब ये क्लियर हो जाएंगी तो फिर चीजें ऑब्वियसली इंप्रूव होंगी। सो इट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, बट यस, प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट ना होना, फॉरेन सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट ना होना, इट इज अ कॉज ऑफ वरी, तो जिसके लिए हमें थोड़ा सा चिंतित होना चाहिए। गवर्नमेंट उसके लिए भी एफर्ट्स कर रही है। ठीक है, चलिए फिर इसी के साथ हम अपने सेशन को एंड करते हैं। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें, यहाँ पे अगर आप देखें ये, तो भाई राउंड 5 है, मतलब कई राउंड हो चुके हैं, ये राउंड 5th है। तो इसी राउंड के तहत ये आपको इन्होंने अपना एक्सप्लोरेशन करके अपने दिए होंगे इन्होंने कि भाई हमें इसी जगह में चाहिए, उन्होंने बिड मंगाई होंगी और यहाँ पे उनको वो चीज मिल गई। ठीक है, चलिए इसी के साथ बस सेशन एंड करते हैं। आप हमारे इस पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप मिल सकता है आपको, तो टेलीग्राम चैनल पे आप जाइए और इस पीडीएफ को प्राप्त कीजिए। और किसी जानकारी के लिए इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए आप इस ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, कल मिलते हैं किसी नए करंट अफेयर के टॉपिक में। बाय बाय, थैंक यू।